नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सीटेट का जो कल रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे। जो बच्चों में नाराजगी है सीटेट के रिजल्ट को लेकर उस पर भी बात करेंगे। जिनका सीटेट क्लियर हो गया है उनको क्या करना है आगे, और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया उनको क्या करना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कल सीटेट का रिजल्ट आया जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। जनरली हम देखें तो सीटेट का जो रिजल्ट का प्रोसेस होता है 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, लेकिन कल तो रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने विद इन 24 डेज में ही जो रिजल्ट है वो दे दिया, यानी कि 1 महीने से कम समय में। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि आंसर की जो इसकी आई थी 24 जुलाई को, और उसके बाद जिस प्रकार से अगले 3 दिन आंसर की चैलेंज की डेट थी, तो हमें उम्मीद थी कि हाँ 2 हफ्ते तो कम से कम लगेंगे। लेकिन उन्होंने इतना वेट नहीं किया और नेक्स्ट 4 डेज में ही उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन इस रिजल्ट के साथ कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल तो ये है कि क्या आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े। क्यों ऐसा सवाल क्यों उठता है? क्योंकि सीबीएसई ने कोई रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं की। हमें उम्मीद थी कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को चैलेंज किया था। 2 क्वेश्चंस को मैंने भी चैलेंज किया था, लेकिन उसको लेकर के क्या हुआ क्या नहीं इसके ऊपर कुछ हमें सूचना नहीं है। क्या सीबीएसई ने उस क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इसके ऊपर भी हमें संदेह हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मन में है, मेरे मन में भी है। खैर, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जब मुझे अपने मार्क्स बताए कि पहले उनके मार्क्स कितने थे अब कितने हैं, तो उनको समझने के बाद 2 बातें मेरे दिमाग में आ रही है। पहले तो ये कि ये भाई मार्क्स जो हैं कुछ बच्चों के बढ़ रहे हैं, और दूसरी ये कि कुछ बच्चों के घट भी रहे हैं। यानी कि जो मार्क्स में चेंज आ रहा है वो तो निश्चित है कि चेंज आ रहा है। तो अब ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज हो सकता है इसलिए आ रहा हो कि आपने पहले आंसर की शायद ठीक से ना मिलाई हो, लेकिन इतने बच्चों में जो डिफरेंस आ रहा है ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लेवल है कि भाई कंफ्यूजिंग वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये सारे हमारे गैसेस हैं, एक्चुअल में हमें नहीं पता क्योंकि सीबीएसई ने कुछ भी ऑफिशियली ठीक से बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनको प्रॉपर तरीके से ये बात बतानी थी कि भाई आंसर्स की जो रिलीज की गई है उसके बदले रिवाइज आंसर की दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इनको रिवाइज आंसर की देनी चाहिए थी। जल्दबाजी में इन्होंने रिजल्ट जारी किया। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मतलब बिल्कुल मार्क्स के पास हैं। मतलब ये है कि जिनका 89 है या 88 है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप देखेंगे जो सीटेट का रिजल्ट रहा है वो लगभग 18% रिजल्ट रहा है इस बार पेपर 1 का, और पेपर 2 का 17% रिजल्ट रहा है, जो कि रिजल्ट अच्छा है। मतलब अगर आप सीटेट की हिस्ट्री उठा के देखें तो 17-18% का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है इनका, लेकिन कुछ पारदर्शिता मैं कहूँगा यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती है। अगर वो चीज़ें होती तो ज़्यादा बेहतर होता। आपके और हमारे मन में जो सवाल हैं वो सवाल नहीं होते, और हम सीबीएसई की जो ये प्रक्रिया रही है इससे हम संतुष्ट भी होते। लेकिन थोड़ी-सी नाराज़गी, असंतोष हम सभी के मन में है, क्योंकि जो प्रक्रिया इन्होंने फ़ॉलो की है इस बार ये बहुत ही मैं कहूँगा गलत है। कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने शुरू में ही मान लिए कि भी हमारे क्वेश्चन गलत हैं, मतलब ऑप्शन मल्टीपल आंसर्स ठीक माने, और उसके बेस पे उन्होंने वो आंसर की रिलीज की। लेकिन उसके बावजूद जब हमें पता है कितने क्वेश्चंस गलत हैं और जब हम चैलेंज कर रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हर एक बच्चे ने हजार रुपये फीस भरी है क्वेश्चन को सिर्फ चैलेंज करने की, और जब आप अप्लाई करते हो तब भी आप 1000 रुपये फीस भरते हो। तो आप इससे ये समझिए कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में सीबीएसई हमसे पैसे ले लिए। मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसने अप्लाई किया है और उसने ऑब्जेक्शन भी डाला है, तो उसके तो 2000 रुपये चले गए ना। तो ऐसे में क्या है, सीबीएसई की जवाबदेही थोड़ी तो बनती है कि अगर आप बच्चों से इतने पैसे ले रहे हो तो थोड़ी तो जवाबदेही दो, थोड़ी तो पारदर्शिता आप में होनी चाहिए। खैर, इन सब बातों का कुछ होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सीबीएसई आखिर ऐसा क्यों करती है। सीबीएसई को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सीटेट कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। 17-18 लोग तो पेपर 2 में बैठते हैं, 7-8 लोग पेपर 1 में होते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए कि जब 20-25 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, तो ऐसे में सीबीएसई को सीरियस होना चाहिए थोड़ा सा, और हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पर सीबीएसई ने इस बार ध्यान नहीं दिया है, और इस वजह से मैं मानता हूँ कि थोड़ी-सी चूक यहाँ पर सीबीएसई से हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस चैलेंज एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए ये तो खैर डाउटफुल अभी भी है। आगे हमें क्या करना है?
आगे देखिए 2 बातें हैं। पहला ये, जिन बच्चों का सीटेट क्लियर हो गया है उनको क्या करना है। सबसे पहले तो जिनका सीटेट क्लियर हुआ है उनको बहुत-बहुत बधाई। और अगर आपका स्कोर देखिए 90 प्लस है तब तो मैं कहूँगा सबसे बेहतर स्कोर है। लेकिन अगर मान के चलिए आपका स्कोर 90 से कम है, ये खासकर उनके लिए है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका स्कोर 90 से कम है यानी कि 82 प्लस है लेकिन 90 से कम है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार कई स्टेट में जब आप फाइट करने जाते हैं तो वहाँ पे जनरल काउंट होते हैं और ऐसे में क्या होता है कि फिर वहाँ पे आपको 90 स्कोर दिखाना पड़ता है सीटेट में। तो पहली चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, नज़र बनानी चाहिए। उनकी तैयारी भी मैं कहूँगा शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम इस साल हमें देखने को मिल सकता है वो है DSSB, जिसमें कि दिल्ली में जो आपकी अपॉर्च्युनिटी होती है जॉब के लिए, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। जल्द ही हमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ उम्मीद है कि DSSB में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस में भी पिछले कुछ सालों से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी हमें वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो मैं कहूँगा कि आप मेनली इन 2 पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करिए, क्योंकि जिन्होंने पेपर 1 है उनको उम्मीद है इन दोनों से, क्योंकि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ आपको इनमें देखने को मिल सकती है बम्पर। इसके अलावा एनवीएस, लेकिन एनवीएस सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है, तो वहाँ पे पेपर 2 वाले उनके लिए हो सकता है ये। एनवीएस का अपना नोटिफिकेशन आया था कि वो जल्द ही वैकेंसीज़ रिलीज़ करेगी, लेकिन अभी तक डिले चल रहा है प्रोसेस, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि वैकेंसीज़ आएँगी। इसके अलावा जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि मैं आपको बता दूं जल्द ही बीपीएससी में आपको टीआरई 4 यानी मतलब चौथे चरण की भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि वहां पर सीटेट वैलिड है, तो ऐसे बच्चे जिनका 90 प्लस स्कोर है, क्योंकि वो एज अ जनरल वहां माने जाएंगे, तो 90 या 90 से ऊपर है, तो ऐसे सभी बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती हैं, तो वहाँ पे जॉब आसानी से लग जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी बच्चे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब दूसरे बच्चे वो हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, उनको क्या करना है। जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है उनको हार नहीं माननी। ऐसा नहीं कि आप थक के बैठ जाएं, कुछ दिन के डिप्रेशन में चले जाएं, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आपका काफ़ी समय चला जाता है, एक एक महीना लोगों का वेस्ट हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय बाद रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपना काफ़ी समय वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको कन्फर्म ये बात बता दी जाएगी कि देखिए सीटेट का नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी है। खासकर मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो तो अपनी तैयारी और बढ़िया कर दीजिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपका सीटेट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। अपने मनोबल को तेज करिए, मजबूत करिए और नेक्स्ट सीटेट की ओर बढ़ जाइए। लेकिन इसके साथ साथ एक मैं आपको जनरल सजेशन उन बच्चों को ज़रूर दूंगा जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, कि अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगली बार आप अपना स्कोर 90 मत रखिएगा, या जो रिजर्व्ड में है वो 82 मत रखिएगा। आप अपना हमेशा अपना स्कोर 100 रखिएगा, कि मुझे 100 स्कोर करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए 90 क्वालिफाइंग है या 82 क्वालिफाइंग है, आपका टारगेट 100 का होना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान मान के चले आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में आपने देखा कि आपके तो यार 91 आ रहे हैं, 92 आ रहे हैं, आप खुश हो जाएंगे कि भाई आपका तो पेपर क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन खुश नहीं होना है, आपको खुश तब होना है जब आपका स्कोर 100, 101, 102 होगा। अगर आप ये स्कोर कर रहे हैं ना मॉक टेस्ट में अपने, तभी आप खुद को मान के चलिए कि आप आसानी से जो 90 वाला क्राइटेरिया है, जो 82 वाला क्राइटेरिया है, आप आसानी से पार कर लेंगे। और जनरल मैं आपको समझाऊं कि तो हर एक बच्चे को इसी हिसाब से सोचना भी चाहिए और उसी हिसाब से प्लानिंग करके तैयारी भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की होगी, आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।